डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। टुडे वी आर डिस्कस टू क्लास 10 टॉपिक नंबर नेम है आपका नेफ्रॉन। इसके पहले हम लोगों ने स्क्रीटरी सिस्टम को डिस्कस कर लिया है, एक्सक्रीशन इन एनिमल पढ़ लिया है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ लिया। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जा कर के आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th बायो। तो उस प्लेलिस्ट में आप देखेंगे सभी वीडियो आपको क्रमिक रूप से दिखाई पड़ जाएंगे। जो वीडियो आप नहीं देखें उस वीडियो को देख लीजिए। यह इस चैप्टर का यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट किया जाएगा। जो लोग जुड़े हैं वो लोग तो देख ही रहे हैं, और जो लोग नहीं जुड़े हों उन्हें आप एसएमएस कर दीजिए ताकि वो जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी, उनकी तैयारी चल जाए। और संडे को आपकी स्पेशल क्लास होगी जिसमें हम लोग लाइव आकर के पूरा चैप्टर एक दिन रिवीजन करने वाले हैं। तो आप 11 o'clock पे लाइव आकर के आप अपने पूरे चैप्टर को देख सकते हैं रिवीजन के रूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेफ्रॉन, आप जानते हैं नेफ्रॉन क्या है? किडनी की यूनिट है। नेफ्रॉन किसे कहते हैं? किडनी की यूनिट है। एक किडनी में लाखों नेफ्रॉन पाए जाते हैं, 1,30,000 नियर अबाउट नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन जो होता है इसका काम ही होता है फंक्शन करना। जैसे आप देखे हैं ना कि टाइम की जो यूनिट होती है उसे सेकंड कहते हैं, तो सेकंड की सुई कंटिन्यू वर्क करती रहती है जिससे आपका मिनट बनता है, मिनट से आवर्स बनते हैं। उसी प्रकार से नेफ्रॉन कंटिन्यू वर्क करता रहता है जिससे आपकी यूरिन का फिल्ट्रेशन होता रहता है और आपकी बॉडी हेल्थी बनी रहती है, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी से रिमूव होते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ किडनी। आपसे पहला नंबर, 1 नंबर का प्रश्न तो आपका यहीं पे छुपा हुआ है कि नेफ्रॉन क्या है? किडनी का यूनिट है। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। प्रत्येक किडनी में लाखों नेफ्रॉन पाए जाते हैं। द नेफ्रॉन इज एक कप से बैग। कह रहा है नेफ्रॉन एक कप जैसा बैग होता है। एट इट्स अपर, इसके ऊपरी हिस्से पे, विच कॉल्ड बाउमेंस कैप्सूल, जिसे बाउमेंस कैप्सूल कहा जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो इस हिस्से को, जो ये ऊपर का हिस्सा है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे बाउमेंस कैप्सूल कहते हैं। क्लियर? उसके बाद इधर आ जाते हैं बाउमेंस कैप्सूल। द लोअर एंड ऑफ बाउमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड ट्यूबुल्स। और जो उसके नीचे की नली दिख रही है इस नली को क्या कहते हैं? ट्यूबुल्स कहते हैं। ठीक है, पास वाली नली को डीसीटी कहते हैं, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डीसीटी। और दूर वाली नली को, जो ये दूर चली जाती हैं, इसे पीसीटी कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो पास वाली को क्या कहते हैं? डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। और दूर वाले को क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। इनका काम आपको बताया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पतली सी नली लगी, इसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहीं पे आ जाइए। तो कह रहा है यहाँ पे कि बाउमेंस कैप्सूल जो होते हैं, हाँ, तो यहाँ पे बाउमेंस कैप्सूल के नीचे जो लोअर हिस्सा होता है, लोअर पार्ट्स होते हैं, उसमें क्या लगे होते हैं? ट्यूबुल्स यानी नलिकाएं पाई जाती हैं। द बाउमेंस कैप्सूल एंड ट्यूबुल्स टेकन टूगेदर मेक नेफ्रॉन। ये दोनों मिलकर के, बाउमेंस कैप्सूल और ट्यूबुल्स मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं? नेफ्रॉन का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? नेफ्रॉन का। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेफ्रॉन में क्या क्या पाया जाता है तो आप कहेंगे बाउमेंस कैप्सूल पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं? तो बाउमेंस कैप्सूल के बाद जो पाए जाते हैं उसमें ट्यूबुल्स पाए जाते हैं। आपकी एनसीईआरटी में लेबल्ड किया गया है। आप अपनी एनसीईआरटी के बुक में नेफ्रॉन के डायग्राम को देखिए, तो वहाँ पे लेबलिंग डायग्राम दिए गए हैं, वहाँ से आप इसको मैच करा सकते हैं और आप इजीली समझ सकते हैं। जब आपकी डिस्क्रिप्टिव क्लास कराई जाएगी, डिस्क्रिप्टिव क्लास में इन सभी का एक एक डायग्राम बना करके आपको इजीली सब कुछ चीज़ें दिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी। बहरहाल अभी आप एनसीईआरटी बेस्ड क्लास कर रहे हैं तो एनसीईआरटी बेस्ड क्लास आप कर लीजिए, नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिए, नोट्स को पढ़ते रहेंगे, टर्म माइंड में रहेगा तो डायग्राम समझना और डायग्राम के बारे में पढ़ पाना इजीली होता है और आपको सारी चीज़ें वहाँ पे लर्न हो जाएंगी। तो डिस्क्रिप्टिव क्लास आपकी जल्द ही स्टार्ट की जाएगी। उसके पहले आप तब तक हाफ कोर्स कर लीजिए, हाफ कोर्स के बाद डिस्क्रिप्टिव क्लास होने लगेगी और हाफ कोर्स का डिस्क्रिप्टिव क्लास करने के बाद आपका हाफ कोर्स का फिर दोनों क्लासेस आपकी पूरी करा दी जाएंगी। तो इस तरह से आप सीक्वेंस में आगे बढ़ते रहिए। आज फर्स्ट चैप्टर आपका ओवर हो रहा है, मंडे से आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, तो ये चीज़ें आप कंटिन्यू करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते आगे बढ़ते हैं। द बाउमेंस कैप्सूल कंटेन ए बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज विच कॉल्ड ग्लोमेरुलस। कह रहा है कि इसमें एक बंडल की ब्लड कैपिलरी आती हैं, बहुत सारी ब्लड की नलिकाएं आती हैं। इस तरह से आप अपने डायग्राम में देखेंगे तो इस तरह की नलिकाएं दिख रही हैं। यहाँ पे बहुत सारा बंच दिख रहा होगा कैपिलरी का, उसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्लियर? उसे क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
वन एंड ऑफ ग्लोमेरुलस इज अटैच टू द रेनल आर्टरी, कह रहा है एक एंड उसका किससे अटैच होता है, रेनल आर्टरी से अटैच होता है। विच ब्रिंग्स द डर्टी ब्लड, जो कि डर्टी ब्लड को ले आने का काम करते हैं। कंटेनिंग द यूरिया वेस्ट, जो यूरिया वेस्ट को कंटेन करते हैं। इनटू इट, इसमें, यानी इसमें ले आने के लिए डर्टी ब्लड, जो रेनल आर्टरी होती हैं वो डर्टी ब्लड को ले आती हैं और इसमें यूरिया ले आकर के यूरिया को फिल्टर करने का काम करती हैं। तो यहाँ पे ले आकर के उसे फिल्टर किया जाता है। द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस इज टू फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट, कह रहा है ग्लोमेरुलस का काम ही होता है ब्लड को पास करा देना ताकि वो फिल्टर कर दे उसको। ओनली द स्मॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ब्लड लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट, यूरिया एंड वेस्ट एक्सेट्रा पास थ्रू द ग्लोमेरुलस, कह रहा है कि वही चीज़ें ग्लोमेरुलस से पास कर पाती हैं, यानी ब्लड कैपिलरी के बंच से वही पास होता है जो बहुत कम मॉलिक्यूलर वेट का होता है, जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड किसका कंपोजिशन है, तो अमीनो एसिड के कंपोजिशन से किसका फार्मेशन होता है, प्रोटीन का फार्मेशन होता है। साल्ट हैं, ठीक है, यूरिया है और वाटर हैं इट्सेट्रा, ये यही पास हो पाते हैं, बाकी सभी चीज़ें क्या होती हैं, फिल्टर हो जाती हैं थ्रू द ग्लोमेरुलस एंड कलेक्ट टू फिल्टर ऑफ द बाउमेंस कैप्सूल, और ये बाउमेंस कैप्सूल में इकट्ठा हो जाते हैं। अब बात आती, देखिए यहाँ से सब फिल्टर होकर के जाएंगे, यहाँ से जितनी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे इसका फंक्शन बेसिकली अगर आपको समझना हो तो ये क्या होता है, रेनल आर्टरी लेके आती हैं, किसको लेके आती हैं, डर्टी ब्लड को। जब यहाँ पे लेके आती हैं तो आप जानते हैं आर्टरी थोड़ी सी मोटी होती है कंपेरिजन टू वेन्स। अब आप अपने दिमाग से सोचिए कि अगर मोटी पाइप से आप ब्लड ला रहे हैं, मोटी पाइप से आप पानी ला रहे हैं और पतली पाइप में आपको पानी ले जाना है, तो दोनों जंक्शन जहाँ बनेंगे वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा। जब प्रेशर क्रिएट होगा तो वहाँ से कुछ पानी नीचे की तरफ गिरेगा। वही चीज़ यहाँ पे होती है कि रेनल आर्टरी मोटी होती हैं, जब ये ब्लड को लेके आती हैं तो डर्टी चीज़ें क्या होती हैं, वो नीचे बैठती चली जाती हैं, और जो फ्रेश वाटर होता है, वो पतली चीज़ें, जो फ्रेश वाटर ब्लड बचता है वो वेन के माध्यम से आगे बढ़ता चला जाता है। तो ब्लड, अमीनो एसिड, साल्ट, यूरिया और यूरिक एसिड, शुगर, एक कंपोनेंट क्या होते हैं, यहाँ से फिल्टर हो जाते हैं। फिल्टर होकर के बाउमेंस कैप्सूल से कहाँ चले जाएंगे, ट्यूबुल्स में, और ट्यूबुल्स में एक क्या होंगे, आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब ये आगे बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पे आगे जाते हैं तो यहाँ पे इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है। एक बार तो एब्जॉर्प्शन आपने पढ़ा है कहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम में, कि किडनी के विली जो पाई जाती है, सॉरी किडनी नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में विली नामक एक प्रोजेक्शन पाया जाता है जो फिंगर लाइक होता है। तो उसका काम क्या होता है कि वो फूड के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो होता है उसे एब्जॉर्प्शन नहीं कहते बल्कि री एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यहाँ पे वाटर को, साल्ट को देखिए, वाटर, साल्ट, पोटेशियम आयन, यानी सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, इसे क्या किया जाता है, री एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब कंडीशन क्या होती है, जब आपको डायरिया होती कभी, तो यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो यूरिन के माध्यम से भी कुछ आपके साल्ट की कमी हो जाती है। कुछ आपके क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन भी री एब्जॉर्प्शन नहीं करती, तो वहाँ पे वाटर और साल्ट की कुछ कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपकी बॉडी में वाटर और साल्ट की कमी होने लगती है, इसीलिए आपको ORS का घोल लेना पड़ता है जो जा कर के आपके बॉडी में आयन की मात्रा को कंप्लीट कर देता है। तो ये रीअब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। रीअब्जॉर्ब होने के बाद जो न्यूट्रिएंट बचते हैं वही न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, फिल्टर होकर के यूरिन के रूप में बाहर निकल जाते हैं। अब बात आती किडनी फेल्योर किसे कहते हैं, या रेनल फेल्योर। रेनल, किडनी को कहते हैं रेनल फेल्योर। क्या होता है, किडनी कब हमारी किडनी फेल हो जाती, काम करना बंद कर देती, जिसके बारे में पढ़ते हैं। इन द इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है आप किडनी में, एन इंजरी, या कोई चोट लग जाती है किडनी में। वेरी हाई ब्लड प्रेशर, या ब्लड प्रेशर बहुत तेज हो जाता है। वेरी हाई ब्लड शुगर लेवल, अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत तेज हो जाता है। आर रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, या तो आप ब्लड के फ्लो को रोक दिए हों। टू द किडनी कैन डैमेज, तो ऐसी स्थिति में आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। ड्यू टू विच दे स्टॉप वर्किंग, और वह अपना काम करना बंद कर देगी। इसी को हम क्या कहते हैं, रेनल फेल्योर कहते हैं। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, या तो कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या तो उसमें चोट लग सकती है, या तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, हाई ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए, इसके कारण हो सकता है, जिसे आप डायबिटीज कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में, या किडनी में कोई ऐसी चीज़ आप खा ली है जो जाके डैमेज कर दे, जैसे अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं तो जाके किडनी को डैमेज कर देगा,
तो ऐसी स्थिति में आपकी किडनी काम करना बंद कर देती। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, रेनल फेल्योर या किडनी फेल्योर कहते हैं। कंप्लीट फेल्योर ऑफ किडनी इज एक्युमुलेशन ऑफ वेस्ट। कह रहा कंप्लीट फेल्योर कैसे होता है, जब वहाँ पे वेस्ट को एक्युमुलेट करने लगते हैं, कचरे को इकट्ठा करने लगते हैं, इन ब्लड लीड टू द डेथ ऑफ पेशेंट। ऐसी स्थिति में आप जो पेशेंट होता है उसकी डेथ भी हो सकती है। द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ऑफ किडनी फेल्योर इज किडनी ट्रांसप्लांट। कह रहा है लॉन्ग टर्म अगर इसका सोल्यूशन चाहते हैं कि किडनी अगर फेल्योर एक बार हो गई उसको ठीक करना चाहते हैं, तो एक ही विकल्प है कि आप किडनी को क्या करा दें, ट्रांसप्लांट करा दें। लेकिन अगर आप कम फिर दिक्कत है तो आप उसको डायलिसिस भी करा सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपकी क्या है, डायलिसिस। द प्रोसीजर यूज फॉर क्लीनिंग द ब्लड। कह रहा है ब्लड को क्लीन करने के लिए जो प्रोसीजर लगाए जाते हैं, जो आर्टिफिशियल प्रोसीजर का उपयोग किया जाता है, ब्लड ऑफ द पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम इट इज कॉल्ड डायलिसिस। कह रहा है कि उस प्रोसीजर को डायलिसिस कहते हैं जिससे आपके ब्लड को क्लियर कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है, किससे, वेस्ट सब्सटेंस से। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पूरे चैप्टर को आपने अच्छी तरह से रीड कर लिया है, समझ भी लिया है। इसके बारे में जल्द ही आपकी लाइव क्लास में संपूर्ण क्लास का रिवीजन होगा और उसके बाद हम लोग फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया। जो आपको बचा हुआ है, जो पोर्शन आप नहीं समझ पाए हैं, वो सब डिस्क्रिप्टिव क्लास में आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। इसमें उतना ही लिखा गया है जितना आपके नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जितना आप नोट्स लिख करके याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, उतना ही लिखा गया है। बाकी डिस्कस करने के लिए बहुत सारे मैटर्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे किसमें, डिस्क्रिप्टिव क्लास में। लेकिन हाफ कोर्स होने के बाद ही आपकी डिस्क्रिप्टिव क्लास स्टार्ट होगी। तो तब तक आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। जितने ज़्यादा स्ट्रेंथ में आप होंगे उतने अच्छी से आपकी प्रिपरेशन होगी और आपकी तैयारी होगी। और मुझे उम्मीद है कि बायो से आपका एक भी नंबर मिस नहीं करेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग मिलते हैं कहाँ पे, सेकंड चैप्टर में, जिसका नाम क्या है, द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय